यस 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 गाइस, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग एंड क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे ऑडियो वीडियो चेक देंगे। एम आई लाइव, एम आई ऑडिबल? अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, सो फाइनली राइट, फाइनली जो है वो दिन वो घड़ी आ चुकी है। हमारा सीए फाउंडेशन सितंबर 25 सितंबर 24 के जो एग्ज़ाम्स है वो हो चुके थे। और अब आप सब लोगों के लिए हम लेके आए हैं हमारी नई अर्ली बर्ड बैच फॉर सीए इंटर सितंबर 2025। तो सबसे पहली बात तो आपको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि अभी आप जब सितंबर 24 एग्ज़ाम में फाउंडेशन में पास हो जाओगे तो आपका पहला अटेम्प्ट जो सीए इंटर का रहेगा वो मई 25 नहीं, सितंबर 25 रहने वाला है। ठीक है ना? तो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए हम ये बैच लेके आए हैं। और अभी ये ऐसा समय होता है हमारा सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम देने के बाद जो है ना, ये ऐसा समय होता है कि हम रिजल्ट्स का वेट करते हैं। सो रिजल्ट्स का वेट करने से अच्छा आप जो है हमारी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे क्लासेस देख सकते हैं। लेकिन 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 ये चीज़ मैंने ही बोली थी और मैं फिर से ये चीज़ दोहराना चाहूँगा कि अगर बेटा आपको लगता है कि आपकी सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है, आपको ऐसा लगता है सर मुझे ना 200 202 मार्क है ना, 201 202 इतने लगभग मार्क्स आ जाएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मेरे हिसाब से आपको सीए फाउंडेशन की ही पढ़ाई करनी चाहिए। ये जो अभी समय आपको मिल रहा है रिजल्ट्स के पहले का, आप प्लीज़ सीए फाउंडेशन की ही पढ़ाई करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेरे पास होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, सर मुझे 220 230 250 300 ऐसे मार्क्स एक्सपेक्टेड है मेरे, मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इस बार जो है ना बेटा आपको अकाउंट्स और लॉ का क्वेश्चन पेपर तो घर ले जाने मिला ही था। आपको मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का भी जो है आप पेपर घर पे लेके आए थे। और जो है उसमें आपने अभी तक में भी इवेल्युएट कर लिया होगा कि आपको वो सब्जेक्ट्स में भी कितने मार्क्स आ सकते हैं। करेक्ट? तो एक मतलब एक मोटा मोटी आइडिया जो है आपको आ गया होगा, राइट, कि आपके हिसाब से जो है मतलब मुझे लगता है कि एक मोटा मोटी आइडिया आपको आ गया होगा कि आपको कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है ना? अगर बेटा आप ऐसे एकदम वर्ष में है कि 201 202 पे अगर आप हैं, है ना, क्योंकि हम जब खुद को मार्किंग करते हैं ना तो हम थोड़ा सा एक दो मार्क एक्स्ट्रा ही देते हैं हर जगह पे। ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एकदम ही आपकी ऐसी हालत है, आपको ऐसा लग रहा है सर अगर ऐसे ग्रेस मार्क देगा तो ही मैं पास होऊंगा, है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरा आपसे फिर से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ आप सीए फाउंडेशन ही पढ़ाई करें। सीए फाउंडेशन का रिवीजन करना अभी से स्टार्ट कर दें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये अर्ली बर्ड बैच लाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी अभी हमारे पास ये जो समय है एग्ज़ाम से रिजल्ट्स के बीच का, वो यूटिलाइज होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। तो सीए फाउंडेशन का अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं गया तो प्लीज़ आप वो पढ़ें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको लगता है नहीं सर हम सीए इंटर के लिए तैयार है, हमें हमारा सीए फाउंडेशन का एग्जाम बहुत अच्छा गया है, देन यू शुड कंटिन्यू विद दिस बैच। इसका एक और फायदा इस बैच का ये है, एक तो आपको ऑब्वियसली सीए इंटर में एक हेड स्टार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? आपको हम कुछ आपके जो बेसिक्स है वो आपके पहले से ही आपके क्लियर रहेंगे। इसमें हम ट्राई करेंगे कि कोई ऐसा भी एक चैप्टर कर ले जो फिर बाद में आपको वापस से करना ना पड़े। ठीक है? तो आपका एक टाइम बच जाएगा, एक टाइम सेव हो जाएगा, एक तो वो चीज़ है। दूसरा बेनिफिट अर्ली बर्ड बैच का बेटा जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि आपको जो है ना यहाँ पे प्राइस लॉक करने का जो है ये अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप हमारे ओल्ड प्राइस पे ही जो है सीए इंटर के ओल्ड प्राइस में जो है आप लॉक कर सकते हैं प्राइस को। तो आपको बस अभी 999 में जो है ये एनरोल करना है हमारे बैच में और आपका प्राइस लॉक हो जाएगा। आपको सिर्फ 38,000 रुपीज़ में टोटल फीस 38,000 आपको लगेंगी बोथ ग्रुप की। ठीक है? और वही अगर आप जो है अभी अगर समझो कोई स्टूडेंट है जो अर्ली बर्ड में एनरोल नहीं करता है तो उसको फिर 44,000 के आसपास जो है वो फीस रहेगी आफ्टर रिजल्ट्स। ठीक है? तो एक आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। एक और चीज़, अगर आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, आपने समझो अर्ली बर्ड में एनरोल कर लिया, आप सीए फाउंडेशन क्लियर हो गए, तो फिर आपको जो है मैंने जैसे आपको जो फीस बताई वो रहेगी। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपको जो हमारा सीए फाउंडेशन का जो बैच रहेगा वो भी आपको कम प्राइस में, सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक हम लेके आने वाले हैं बहुत जल्द।
तो वो आपको कम फीस में आपको मिल जाएगा कंपेरेटिवली टू अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने ये दोनों तरफ से जो है आपको पूरी हेल्प करने की हम कोशिश इसमें कर रहे हैं। चलिए आएंगे इसमें। सो हमारा टाइम टेबल आपको वैसे तो पता होगा, ये हमारा टाइम टेबल रहेगा इसका। अभी जो है 2:30 से 4 मेरी क्लास रहेगी FM की, और 4:15 बजे देन 4:15 से जो है दीपिका मैम जो है वो आपका ऑडिट का जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी जो है ये 3 अटेम्प्ट्स के कारण जो है क्या हो रहा है कि अभी जैसे हमारी ऑलरेडी ग्रुप 1 की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है मई 25 वाले बच्चों के लिए, जो है हमारी ग्रुप 1 की क्लासेस ऑलरेडी अभी चल रही है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि अभी चूंकि वो ऑलरेडी हमारे ग्रुप 1 के एजुकेटर सब उसमें बिजी, और हमारा ग्रुप 2 ऑलरेडी 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, करेक्ट। सो हमने इसलिए इस तरीके से इसको प्लान किया है कि आप जो है जैसे ही आपका एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे CA फाउंडेशन, सो यू कैन स्टार्ट विद स्टडीज ऑफ ग्रुप 2 फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का इसमें ऐसा नहीं है कि पहले ग्रुप 1 करना ही ज़रूरी है तो ही ग्रुप 2 समझेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको बिल्कुल बेसिक से सारी बातें बताएंगे, जैसे आपने हमसे पहले पढ़ा भी होगा, तो हम एकदम ही बेसिक से सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज भी आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आज मैं स्टार्ट कर दूंगा, बेसिक्स हम स्टार्ट कर देंगे आज, राइट। तो आपको उसका जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एग्ज़ाम में भी बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं कि वो ग्रुप 2 पहले देते हैं फिर ग्रुप 1 देते हैं, ऐसा, क्योंकि ग्रुप वाइज भी आप दे सकते हो क्योंकि सी इंटर में। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, एडवाइस ये रहेगी कि आपको तो बोथ ग्रुप के लिए ही जाना चाहिए। जो हमारा पहला अटेम्प्ट होता है, पहला जो हम पहली बार जब दे रहे हैं वही हमारी आखिरी बार हो जानी चाहिए, है ना। पहली बार आखिरी बार, पहला अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट। तो मैं तो चाहूँगा पहली बार में ही बोथ ग्रुप दे और बोथ ग्रुप आप पास हो जाए, ताकि हम जो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए, ठीक है। ओके, चलिए आइए वापस आएंगे। बाकी जो है हमने जो इसके एनरोलमेंट के लिंक से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवाई है। आइए अब हम बात करेंगे, आई होप कि आप मेरे बारे में तो जानते होंगे, इतनी मैं आशा करता हूँ। नहीं जानते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे सब बातें लिखी है मेरे बारे में। आगे बढ़े, यहाँ पे जो है मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ CA इंटर का पेपर नंबर 6, लास्ट पेपर, ठीक है। जैसे CA फाउंडेशन में भी मैं पेपर 4 लास्ट पेपर CA फाउंडेशन का पढ़ाता हूँ, CA इंटर का भी आखिरी पेपर FM and SM फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये दोनों ही जो है मैं आपको कवर करवाऊंगा, राइट। एक चीज़ बेटा ये होती है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, एक चीज़ जो है यहाँ पे बेटा ऐसी होती है कि जनरली होता क्या है कि FM SM जो सब्जेक्ट है ना, ये थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ इसको प्रणव सर के कॉस्टिंग से, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कॉस्टिंग का जो सब्जेक्ट है ना, कॉस्टिंग का जो सब्जेक्ट है ना, कॉस्टिंग इज इक्वल टू FM। मतलब कि कॉस्टिंग का जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम FM के सब्जेक्ट में है। थोड़ा सा कॉस्टिंग हल्का ज़्यादा हो सकता है, पर ऑलमोस्ट इक्वल वॉल्यूम है दोनों का, समझ में आ रहा है। पर FM आता है 50 मार्क का, ये आता है 100 मार्क का। और अब आपको अलग से SM भी करना होता है ना, आपको अलग से SM भी करना होता है जो 50 मार्क का आता है। तो पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है कि जब हमारा रेगुलर बैच जब हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जब हमारा रेगुलर बैच बेटा स्टार्ट हो जाएगा, तो रेगुलर बैच में जो है हमारा रेगुलर बैच में जो है FM SM का टाइमिंग कंपेरेटिवली कॉस्टिंग के सब्जेक्ट से, ऑडिट के सब्जेक्ट से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। समझ में आ रही बात है? ओके, चलिए आएंगे, वापस आएंगे। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपका ये 3 घंटे का पेपर होगा FM SM का। अब आपको पता होगा कि CA इंटर में जो है हर एक सब्जेक्ट में 30% जो है MCQs इंट्रोड्यूस कर दिए हैं इंस्टीट्यूट ने, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 100 मार्क का जो पेपर, उसमें 70 मार्क जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब क्वेश्चन दिया पूरा आंसर लिखना है, और बाकी रहेंगे 30 मार्क के MCQ। हमारा पेपर पैटर्न कैसा रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो हमारा इस तरीके से बटा हुआ है FM SM। वैसे देखा जाए, अगर आप मुझे पर्सनली पूछे कि सर वैसे वेटेज क्या होना चाहिए था, तो मैं जो SM का जो वेटेज है ना 50 मार्क का, ये बिल्कुल सही है। लेकिन FM का वेटेज जो है मेरे हिसाब से 70 to 80 मार्क्स का होना चाहिए था, क्योंकि वो उतना बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअली। लेकिन आपको जो है चैप्टर्स जो दिए वो सारे पढ़ने हैं, और 50 मार्क के लिए ही पूछा जाएगा, तो क्या करें, कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन एक और चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आजकल जो है स्टार्टअप का ज़माना है ना, एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है आज, है ना। शार्क टैंक वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट आते रहते हैं,
जिसमें स्टार्टअप के फाउंडर्स जो है अपने कंपनी के बारे में ज्ञान देते हैं, अपने ब्रांड्स के बारे में बताते हैं, है ना। शार्क टैंक के वजह से जो है मतलब एक कॉमन मैन जो है उसको भी आज के ज़माने में जो है हमारे इंडिया में एक कॉमन मैन को भी जो है बेसिक जो चीज़ें होती है ना बिजनेस के बारे में, वो उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज उनको आ गई। करेक्ट। ये जो हमारा सब्जेक्ट है FMSM का, देखिए अगर मैं बात करूँ आपके साथ कि जैसे हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स क्या होता है, बुक कीपिंग, है ना। बिजनेस जो है वो आपने चालू कर लिया है, उसके बाद जब कोई ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है ना, तो उसके आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ लॉ की, तो आप बिजनेस चालू करेंगे तो लॉ वगैरह आपको फॉलो करना है, ठीक है। हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट की अगर बात करें तो कॉस्टिंग की बात आती है कि हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे निकालें, फिर उसके हिसाब से उसकी प्राइस वगैरह सब डिसाइड करेंगे। टैक्स की बात करें, ये भी कब आती है, टैक्स की बात आती कब है, जब हम बिजनेस चालू कर देंगे, जब पैसा कमा लेंगे उसके बाद टैक्स देना है। आप समझ रहे बात। ऑडिट की बात कब आती है, जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट बन जाते हैं, उसके बाद वो अकाउंट्स को चेक करने के लिए ऑडिट सब्जेक्ट होता है। मतलब कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस चालू करने के बाद आपको ज़्यादातर हेल्प करने वाली है। लेकिन हम बिजनेस को चालू कैसे करें, और बिजनेस को चालू करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ रहती है पैसा। पैसा कहाँ से लेके आए, कितना हमें पैसा लेके आना है, कौन से जगहों पे पैसा लगाना है, क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं हम बिजनेस को बड़ा करने के लिए, है ना, और बिजनेस को फैलाने के लिए, ये बातें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज़ हो जाती है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपको जो है अगर आगे जाके समझो खुद का बिजनेस करना है, आपको स्टार्टअप करना है, तो उसमें ये जो FMSM के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, है ना। और ये कोई आपको मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। आपको जब मैं आगे ये सब्जेक्ट जब मैं पढ़ाऊँगा, आपको अपने आप ये फील आएगा कि हाँ ये सब चीज़ें एक्चुअल में जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें एक्चुअल में यूज़ करते हैं। हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती है, जिसके वजह से आज वो इतनी बड़ी हो पाई है ना। हम बात करें रिलायंस की, हम बात करें टाटास की, हम बात करें फेसबुक की, है ना, फेसबुक की कंपनी मेटा, हम गूगल की बात करें, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आता है। हमें बिजनेस चालू करना है, पैसा चाहिए, तो पैसा कितना चाहिए, वो पैसा कहाँ से लेके आओ, वो पैसों को कहाँ पे मैं लगाऊँ, अब जो मैंने पैसा कमाया उस पैसों को अब कैसे यूज़ करूँ, ये सब FM में आता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है यहाँ पे सब्जेक्ट को डिज़ाइन किया गया है। और मैं इंस्टीट्यूट को यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि पहले FM के साथ EFF करके सब्जेक्ट था, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट था ना, थोड़ा बहुत रिलेटेड था उससे, लेकिन उतना भी दोनों के बीच में उतना तालमेल वाली बात नहीं थी। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने जो FM के साथ पहले CA इंटर में EFF करके था, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, इसको CA फाउंडेशन में धकल दिया, ठीक है ना। और पहले SM सब्जेक्ट के साथ IT का सब्जेक्ट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, जो अपने को बहुत ज़्यादा रट्टा मारना पड़ता था उसमें, ठीक है ना। तो IT वाले सब्जेक्ट को भी हटा दिया और FM और SM का हो गया है संगम। तो इन दोनों के संगम से अब काफ़ी मज़ा आता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ हमें CA फाउंडेशन में जो है ना, नेगेटिव मार्किंग की जो है वो नेगेटिव मार्किंग की हमें जो है आदत हो जाती है, करेक्ट। लेकिन जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे भले ही 30 मार्क्स के MCQs आने वाले हैं, लेकिन उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हमारे CA इंटर के लेवल पे, ठीक है। मतलब आप तुक्के मार दिए, आपने कोई MCQ के तुक्के मार दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं रहती है। चलिए आगे बढ़े। मैं बात करूँ अगर हमारे सिलेबस की, हम इस पे बाद में थोड़ा सा डिटेल में इसमें जाएंगे बाद में, अभी बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि FM सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, टोटल 9 चैप्टर बेटा आपको पढ़ने हैं FM के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और SM के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट, मैं बाकी इसके चैप्टर्स पे जाएंगे, हम थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। पहले समझ लीजिए कि मैं जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ पहले आप सुन लीजिए सारा, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमारा बैच कैसे होगा, हमें कौन सी बुक्स मिलेगी, हमें खुद रजिस्टर मेंटेन करना है कि नहीं। तो बहुत सारे आपके माइंड में जो है ये सारे सवाल होंगे, है ना। तो वो सारे सवाल आपके अपने आप जो है मैं उसका जवाब दे दूंगा, थोड़ा सा बस पेशेंस रखें, ठीक है। चले वापस आइए।
अगर मैं बात करूं कि पेपर पैटर्न है ना, अगर हमारा FMSM का जो एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है ना, मतलब कितने मार्क के कौन से क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना बेटा, ऐसे दो हिस्सों में बांटा होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए होता है आपका पहला पार्ट क्वेश्चन पेपर का जो होता है FM का। अगर ये मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, है ना, जिसमें पूरा पूरा आंसर लिखना है आपको, तो आपको जो है 4 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल, और है ना 4 मेजर क्वेश्चंस, उसके अंदर ये सब पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 में 3 उसके अलग अलग है ABC, तो ऑब्वियसली ये A क्वेश्चन अलग रहेगा, B पूरा अलग रहेगा, C पूरा अलग क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ऐसे 5 मार्क के 3 क्वेश्चन रहते हैं सबसे पहले इसमें FM में, और ये कंपलसरी होते हैं, मतलब ये आपको अटेम्प्ट करना ही है ना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता, ऐसा नहीं होता कि सर ये वाला नहीं किया तो चलेगा क्या। तो इट इज़ अ कंपलसरी क्वेश्चन, मतलब आपको अटेम्प्ट करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है सर। लेकिन जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें से यू कैन सॉल्व एनी 2, राइट। तो क्वेश्चन 1 तो करना ही है, बाकी रिमेनिंग 4 क्वेश्चन में से यू कैन सॉल्व एनी 2 क्वेश्चंस। अब इसमें भी क्या होता है, जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है बेटा, वो होता है थियरी वाला सवाल। जनरली FM में जो है ना थियरी जो है, मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ कि थियरी पे ना उतना टाइम पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि थियरी इतनी ज़्यादा है, उसका कोई सेंस नहीं होता थियरी को कवर करने का, क्योंकि आप कितनी भी थियरी पढ़ लो, यहाँ पे सवाल कुछ भलता भी आ सकता है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, थियरी को जनरली उसको अवॉइड करते हैं और ट्राई करते हैं कि यही वाले क्वेश्चन कर लें। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हमें थियरी कुछ करना ही नहीं है, आप कैसे थियरी को कवर करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आपको हमारे जो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह रहेगी वो काफ़ी हेल्प करेगी, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए छोड़िए। तो पॉइंट क्या है, पहला क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क का, और बाकी 3 क्वेश्चन FM के रहेंगे आपके 10-10 मार्क के, मतलब टोटल 45 मार्क्स का रहेगा क्या आपका FM का सब्जेक्टिव वाला पेपर, करेक्ट। अब सुनिए, पर इसमें ये तो कंपलसरी है, और ये तीनों में से 2 ही करने हैं, मतलब कि एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें से 20 मार्क का ही सॉल्व करना है, और इसमें से 15 मार्क, मतलब कि 35 मार्क, 45 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, सॉल्व 35 मार्क का ही करना है इसमें। और सेम आपका SM के साथ होता है, इसमें क्वेश्चन 5 जो रहेगा आपका सेक्शन B में पहला सवाल होता है क्वेश्चन 5, है ना, क्योंकि 4 के बाद है ऐसा, तो ये रहेगा आपका कंपलसरी। और जो रिमेनिंग बेटा हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे ना, इसमें से आप कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? मुझे यस और नो में जवाब देंगे सब लोग, कम ऑन, यस। सारे बच्चे यस और नो में मुझे जवाब देंगे, यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार यार जो भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास में अपना नाम और आपकी सिटी, आप कौन से सिटी से हैं वो ज़रूर लिखे चैट बॉक्स में, ठीक है। और थोड़ा सा ना इंटरेक्टिव हम रखेंगे सेशन को, ऑब्वियसली अभी ऐसा कुछ बहुत मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा आप येस नो वगैरह लिखते रहो क्लास में तो थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए ओके, और तब तक अपना नाम और जो आप कौन से सिटी से वो ज़रूर लिखे चैट बॉक्स में, ठीक है। चलिए ओके, आइए, ये क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार का पेपर रहेगा। तो अगेन क्या है, 15 मार्क तो करना ही है, और इसमें से 20 मार्क का सॉल्व करना है। तो अगेन 45 मार्क का क्वेश्चन है, पर इसमें 35 मार्क का आपको सॉल्व करना है। तो 35 70 हो गया, और 30 मार्क के रहते हैं MCQ। मैंने सितंबर 24 के एग्जाम के पेपर से ये MCQ का आपको निकाल के बताया है, देखिए ध्यान दीजिए। तो दोनों में FM और SM में क्या होगा, सुनना ध्यान से। अगर मैं एक समरी इसकी बना दूं, तो अगर हम MCQ की बात करें तो दोनों में FM एंड SM दोनों में क्या होगा, दोनों में जो है ना बेटा आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क के, 2 MCQs रहेंगे, ठीक है, 2-2 मार्क के, समझ में आ रहा है, 2 MCQs 2-2 मार्क के। जैसे SM का देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 मार्क का MCQ है। अब सर 2 मार्क का MCQ है तो कुछ एक्सप्लेनेशन देना है क्या? नहीं, बस ये थोड़ा बड़ा MCQ होता है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए 2 मार्क का है। उसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना रहता MCQ में, समझे? ओके। जैसे FM में आप ये देखो 2-2 मार्क के 2 MCQ, समझा। फिर एक MCQ रहेगा 1 मार्क का, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कंपेरेटिवली सिंपल MCQ होता है, ठीक है। और फिर आपको पूछे जाते हैं केस बेस्ड MCQs या केस सिनेरियो MCQs। अब ये केस सिनेरियो MCQ है क्या, है ना, आपको एक बड़ा सा केस स्टडी दी रहेगी, और उस केस स्टडी के ऊपर जो है आपको 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस रहते हैं, 5 MCQ, एक MCQ 2 मार्क का। तो आपको वो जो केस स्टडी है वो पढ़ना है, उसके हिसाब से जवाब देना है MCQ का, बस ये सिस्टम है,
आपको समझा गया? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोनों का केस बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे, 2 केसेस रहेंगे और 10 मार्क का एक केस रहता है, ठीक है। उसमें 5 एमसीक्यू रहेंगे, एक एमसीक्यू 2 मार्क का। मैंने आपको पहले ही देखो, ये ऐसी हरकतें ही होती हैं, इसलिए हम जब सुनते नहीं ना बेटा क्लास में ढंग से, तो ऐसा होता है। क्या मैंने स्टार्ट ही बेटा इससे किया क्या कि एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ एक बार क्लास को हमारे ध्यान से देखें, इधर उधर बातें ना करें, टाइम पास। मैं सब बता रहा हूँ आपको, पर आप पेशेंस रखें और देखें सब, मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ओके, वापस आइए। तो ये एक बस मैं आपको बताना चाहता था कि पेपर किस प्रकार का जनरली इसमें आता है, ठीक है ना। ओके, चलिए, ओके, वेरी गुड, आगे बढ़े। अब अगर बेटा मैं बात करूं हमारे बैच की, मैं क्विकली थोड़ा सा बात करूंगा बैच की। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारा रेगुलर बैच जो स्टार्ट होने वाला है वैसे, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप जो है ना हमारा रिकॉर्डेड बैच ले लो, जो जनवरी 25 वाले बच्चों के लिए मैंने क्लास लिया था ना लाइव, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। समझ में आ रही बात है? तो या तो आप मेरा पुराना ओल्ड रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, अगर आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, आप अपने स्पीड से पढ़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, सर हमको जल्दी होना है, सर मुझे जल्दी करना है, सर मैं 2x में देख लूँगा, पूरा कर लूँगा, 2x में कर लूँगा। ठीक है, तेरे को बहुत जल्दी है, आप अपने आप जो है अपने हिसाब से शेड्यूल बना के अगर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमने एनालिसिस किया था कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, है ना, मतलब आप समझ लीजिए अराउंड जो है 30-40% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिकॉर्डेड बैच परचेज तो कर लेते हैं पर उसे कंप्लीट नहीं कर पाते कभी। अब ऐसी बात नहीं है कि समय नहीं है हमारे पास, है ना, ये हमारे माइंड में जो है ना अभी ऐसी हमारी कंडीशनिंग हो गई है, हमें हमेशा ऐसा लगता माइंड में कि टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। इसके चक्कर में हम क्या करते हैं, हमें अब हर चीज़ को 2x में देखने की आदत हो गई। हमको ऐसा लगता है कि मैं 2x में देखूंगा ना तो मेरा टाइम सेव होगा। लेकिन आपने सीए फाउंडेशन, अभी तो आप सब सीए फाउंडेशन आपने दिया है, आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि बहुत बार 2x में लेक्चर देखने से होता यह है कि ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब लेक्चर जो है 2 घंटे का है, 2x में देखने से 1 घंटे में हो जाना चाहिए था। 2 घंटे का लेक्चर 2x में देख रहा था पर 3 से 4 घंटे लग गए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम ना यही है ना, हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी है ऐसी। अब होता क्या है, हम 2x में देखते हैं, फिर हमको समझता नहीं ढंग से, फिर हम उसको बार बार पॉज करते पीछे करते, पॉज करते पीछे करते, पॉज करेंगे पीछे करेंगे, बस इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आपको लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं खुद से शेड्यूल बना सकता हूँ या बना सकती हूँ और मैं वो शेड्यूल को फॉलो भी करता हूँ, अगर आप ऐसे डिसिप्लिन्ड हैं ऑलरेडी, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, है ना, जो क्या बताइए, जो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो अगर आप ऐसे डिसिप्लिन्ड हैं, आपको पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो फिर आप ये रिकॉर्डेड बैच के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ और यहाँ पे आप देखें तो आप या तो रिकॉर्डेड ले लीजिए, रिकॉर्डेड में ये सब तो आप ठीक है, ये 3 व्यूज़ आपको मिलते हैं। 3 व्यूज़ का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 बार क्लिक कर सकते हैं, आप वीडियो पे कितनी भी बार क्लिक करो, क्लिक करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर 2 घंटे का क्लास होगा तो उसको 6 घंटे तक देख सकते हो आप, समझा गया। जैसे 2 घंटे का क्लास है, अभी आपने 30 मिनट से देखा उसको, ओके, अभी और 5.5 घंटे बचे हैं, आराम से कभी भी देखो, समझे, कितनी भी बार क्लिक करो, 3 गुना आपको वॉच टाइम मिलता है। और पॉइंट ये बेटा, आप रेगुलर बैच को 3 गुना कभी देख ही नहीं सकते हैं, तो ये मोर देन सफिशेंट है, ठीक है ना ये। ओके, आगे अराउंड जो है, अगर हम बात करें एफएम जो है अराउंड 160 घंटे का एफएम होता है, एसएम 85 आवर्स का, तो अराउंड 240 आवर्स का होता है हमारा रेगुलर बैच। मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसा होगा कि आई गेस कॉस्टिंग जो ना, कॉस्टिंग 160-170 घंटे का कॉस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको बोल रहा था जितना कॉस्टिंग उतना एफएम है और एसएम अलग से है, ऐसा है। तो इसलिए ये थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, आपको ये इस नज़रिए से ही इसको पढ़ना होगा, ठीक है ना। बड़ा है पर इसका ये मतलब नहीं कि डिफ़िकल्ट है इजी, हम इजी बना देंगे आपको, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। तो अराउंड 120 से 125 लेक्चर के आसपास जो है इसमें रहेंगे आपके, अगर आप रिकॉर्डेड बैच के लिए अगर आप जाते हैं। और इसमें आपको क्या मिलने वाला है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, इधर आइए। और दूसरा ऑप्शन, एक तो रिकॉर्डेड हो गया, दूसरा ऑप्शन है बेटा आपके पास जो लाइव बैच हमारी स्टार्ट होगी 10 नवंबर से। तो आपके रिजल्ट के बाद
10 नवंबर मतलब मेरे हिसाब से आपका अक्टूबर लास्ट वीक में या तो नवंबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 10 नवंबर से लाइव बैच स्टार्ट होगा। ये 10 फरवरी तक हमारी ये बैच चलेगी लाइव, ठीक है। उसमें जो है अगर वैलिडिटी व्यूज सेम वही है, एक बार आप लाइव देख सकते हैं पहले, और फिर 2 रिकॉर्डेड व्यूज आपको और मिलेंगे अलग से। अगेन जो है अराउंड जितना इसमें टाइम लगा था अप्रॉक्सीमेटली उतना ही टाइम लाइव बैच में भी अप्रॉक्स उतना लगता है। टाइमिंग जो है हमारा 2:30 से 4:30 रहेगा एफएम का, और 5 से 6:45 5 बजे से 6:45 एसएम का क्लास रहेगा। ये हमारा डेली चलने वाला है, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ को याद रखें, डेली मतलब मंडे टू सैटरडे, तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। और जब रेगुलर बैच स्टार्ट होगा तब, ठीक है। ये लाइव वगैरह हम बाद में सब बातें करेंगे। नोट्स की बात करते हैं, आइए जल्दी से। तो नोट्स की अगर सर हम बात करें तो नोट्स कौन से मिलेंगे, ठीक है। तो आपको जो है टोटल टोटल 6 बुक मिलती है। कितनी? 6 बुक्स आपको मिलेगी, राइट। और अभी मज़े की बात है, मैंने एक चीज़ इसमें अब कर दी है ऐड, वो ये है कि पहले ना मैं 5 बुक और एक पीडीएफ देता था, लेकिन अब ये पीडीएफ नहीं देने वाला मैं आपको। मैं एसएम की एक पीडीएफ आपको देता देता था, वो अब नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो भी प्रिंट करके देने वाला हूँ, क्योंकि वो भी प्रिंट करके दूंगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो आपको 6 बुक्स मिलेंगी टोटल। पहली बुक रहेगी एफएम की, एफएम शास्त्र, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं आईसा स्टडी मॉडल के हिसाब से। सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम कलरफुल फॉर्म में, बहुत बढ़िया बुक है, ज़बरदस्त बुक है, मज़ा आता है उससे पढ़ने में। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ज़्यादा, क्योंकि क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैंने पूरे के पूरे एफएम के कॉन्सेप्ट्स को लिख लिया है। मतलब मैं लिखवाता हूँ बच्चों को क्लास में, ठीक है ना। तो आपको एफएम में जो है सिर्फ मेरा चेहरा नहीं देखना है कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त, आपको मेरे साथ लिखना भी होगा। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसका नाम है एफएम हैंड रिटन नोट्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मेरे एफएम हैंड रिटन नोट्स। यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे जो कॉन्सेप्ट्स है सारे लिखे हुए हैं, सारे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो भी उसके लॉजिक्स है, इसमें सब लिखा हुआ है। इसमें क्या है ना, मैंने कुछ कुछ जगहों पे फिल इन द ब्लैंक रखा है। मतलब आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ, मेरे संग संग मैं जब पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ये आपको प्रिंट होके मिलती है कहाँ पे? बैच के अंदर। समझ में आ रही बातें? तो इसमें सारे ऐसे कॉन्सेप्ट रहेंगे और बहुत ही मज़ा आता है इससे पढ़ने में। और पहले क्या था ना, मैंने पहली बैच ली थी न्यू सिलेबस में, उसमें सब लिखवाया था बच्चों को, तो आप सोचो उसमें बहुत टाइम लगा था। फिर अगले बैच में मैंने, ताकि आपका समय बचे और हम ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें, तो मैंने इसको पूरा फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में डाल दिया इस बुक को। तो बहुत आपको मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में। जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी जो है हेल्प होती है एग्ज़ाम के पहले इससे रिवीजन करने में, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसी प्रिंट होके मिलेगी, और ये सब जो जगहें हैं यहाँ पे आपको चीज़ें लिखनी रहेगी जो मैं बताऊँगा क्लासेस में, ठीक है। तो वापस आइए, तो मैं आपको ये बोल रहा था ध्यान दीजिए। तो एफएम शास्त्र मिलेगा, एफएम हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है, प्रिंटेड, ठीक है ना, कलर्ड प्रिंटेड। आपको मिलेंगे बेटा एफएम कंपाइलर। कंपाइलर मतलब कि क्वेश्चन बैंक है। इसमें आईसा स्टडी मॉडल के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू इंस्टीट्यूट के जो है सारे रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे सारे के सारे, जो भी इंस्टीट्यूट ने आज तक पूछे सारे एमसीक्यूज रहेंगे। अराउंड 395 प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मतलब सब्जेक्टिव, और 235 से ज़्यादा एमसीक्यूज कवर्ड है इसके अंदर ऑलरेडी इस बुक में, और 2 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है। मतलब बेटा आपको एफएम में इसके अलावा कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट्स के लिए आप यहाँ से कर लो और कम क्वेश्चंस यहाँ से कर लो, बात खत्म हो गई। समझा? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगर मैं बात करूँ एसएम की, एसएम में 3 बुक मिलेगी, सेम वही जो है हमारा वो है तरीका है। एसएम शास्त्र रहेगा पहले, जिसमें स्टडी मॉडल से सारे के सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे एकदम कलरफुल फॉर्म में, सब पूरा चार्ट फॉर्म में, जैसे हमारे सुपर चार्ट बुक होती है उस तरीके की बुक है एसएम शास्त्र। एसएम कंपाइलर रहेगा, ठीक है। एसएम कंपाइलर क्या है? अगेन ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी है, एमसीक्यूज भी है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी है, ठीक है। तो मैं आपको अगर एसएम कंपाइलर बताऊं, ये रहा, ये है एसएम कंपाइलर। तो एसएम कंपाइलर में क्या है, क्वेश्चन दिया है,
उसका आंसर दिया है, वो क्वेश्चन कहाँ पे पूछा था इंस्टीट्यूट ने वो भी दिया है, सोर्स, इसको बोलते हैं सोर्स। वैसे ही एफएम में भी होता है, ठीक है ना, एफएम के कंपाइलर में, करेक्ट, ओके। और एसएम के जो है ना हैंड रिटन नोट्स, वो भी बता देता हूँ मैं। तो जैसे मैंने आपको एफएम का बताया, वैसे एसएम में भी आपको हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगेन ये फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपको मेरे साथ लिखनी होंगी क्लास में, तो समझा है। तो इससे ना थोड़ा सा आपको ज़्यादा मज़ा आएगा क्लास में पढ़ने में भी, और हम सब कॉन्सेप्ट्स क्लास में लिखते रहेंगे फिर इस तरीके से, तो वो याद भी रहेगा। मैं बीच बीच में आपको मेमोरी ट्रिक्स दूंगा, क्योंकि ऐसे में थ्योरी है काफ़ी, है ना। हाँ, तो क्या बताइए, तो मैं आपको जो है ना बहुत सारे मेमोरी ट्रिक्स वगैरह भी इसमें देने वाला हूँ, ठीक है, कि आपको चीज़ें कैसे आप याद रख सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो जैसे कोल्ड इमेज और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है, ठीक है। मैंने उसका भी समरी बनाया है एसएम ट्रिक्स का, अगर मैं बताऊँ, ये देखिए। तो कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर का मैंने ट्रिक बनाया है, उसका भी समरी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करेंगे, आप टेंशन मत लो वो तो ये एसएम हैंड रिटन नोट्स के साथ ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। ओके, आइए वापस, राइट। तो ये रहेगा एसएम का, अगेन क्या, शास्त्र, सारे कॉन्सेप्ट्स, एसएम कंपाइलर, सारे क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, स्टडी मटेरियल, सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, एंड हैंड रिटन नोट्स, जो अब मैं प्रिंटेड फॉर्म में आपको देने वाला हूँ। क्या क्लियर है, आपको समझ में आ गया? अच्छा सर, हमें क्या अलग से कोई रजिस्टर मेंटेन करना है? अब एसएम में आपको कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा अलग से, राइट। लेकिन एफएम सब्जेक्ट के लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। अराउंड 300 पेजेस का एक रजिस्टर खरीद लेना आप, जो है अभी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी, अब या ले भी सकते हैं अभी से, है ना, क्योंकि हम एक चैप्टर करेंगे बाद में। तो इसमें क्या रहेगा ना, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट्स तो आप इसके अंदर लिख रहे हैं मेरे साथ साथ, राइट। तो सर फिर ये रजिस्टर क्यों चाहिए? ये रजिस्टर चाहिए बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो हम क्लास में क्या करते हैं, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, और फिर मैं कंपाइलर के भी आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं, जिसमें आपसे दिक्कत हो सकती है, और फिर रिमेनिंग कंपाइलर के क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने होते हैं, राइट। तो होता क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी अलग से एक बुक होनी चाहिए। तो एफएम में आपको एक रजिस्टर ऐसा लगेगा, ठीक है। ओके सर, ये डन है बात। तो आपको क्या एक ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमारा बैच किस तरीके से चलने वाला है? तो अब आपको 6 कलर्ड प्रिंटेड बुक्स मिलेगी अभी इसमें, 6, ठीक है ना। और इसमें जो है ये जो प्रिंटेबल पीडीएफ था, ये भी अब मैं आपको प्रिंट करके ही देने वाला हूँ, ठीक है ना। डन है बात, तो आपको अलग से प्रिंट नहीं करना पड़ेगा। क्या क्लियर होगी बात? कम ऑन, चलिए, क्या डन है मुझे बताइए, सबको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? सेम अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी, है ना, ऑल 6 प्रिंटेड बुक्स, ठीक है ना। ये जो प्रिंटेड बुक्स है सारी आपको मिलेगी, क्लियर है। हाँ, बाकी जो है आपको बुक्स का क्या डिलीवरी का है वो सब आप यहाँ पे बाद में देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, सर आप किस तरह से पढ़ाने वाले हैं वो तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी धीरे धीरे अर्ली बर्ड में वही चीज़ है, वही चीज़ आप सीखेंगे, आपको दिखेगा। हम आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक्स आपके जो है हम आपके डेवलप करेंगे। अब आपको इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स आपको देंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स हम एफएम के तो क्लास में लिखेंगे, और अब तो एसएम का भी मैं आपको लिखवाने वाला हूँ साथ साथ। मैं आईसा के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू क्लास में करवाऊंगा आपको, और उसके अलग अलग से हम इंपॉर्टेंट एमटीपी आरटीपी क्वेश्चंस भी करेंगे कंपाइलर से, ठीक है ना। ओके, हम आपको होमवर्क देंगे, होमवर्क तब देंगे जब आपके कुछ कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। जैसे आज अगर हमने ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट किए ना, तो होमवर्क के लायक आप कुछ बने ही नहीं ना अभी तक। तो जब आप कुछ एक लायक बन जाएंगे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो फिर आपको धीरे धीरे होमवर्क देना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बात? ओके, हाँ आगे बढ़े। बोलते हैं टेस्ट, सर क्या टेस्ट आपकी कंडक्ट होगी? बिल्कुल कंडक्ट होगी, और इस बार तो हमने एक नई चीज़ लेके आए हैं, हमने तो इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज भी लेके आ गए। तो हमारे जो भी बैच के बच्चे हैं ना, उनको इवेल्युएटेड टेस्ट मिलने वाली है। बैच के मतलब कौन से? रेगुलर बैच की बात करो, अर्ली बर्ड में कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। रेगुलर बैच जो है ना हमारा, जो ज्वाइन करेंगे रेगुलर बैच में बैच को, उन बच्चों को इवेल्युएटेड टेस्ट उनकी करेंगे। इवेल्युएटेड मतलब चेक होके मिलेगा पेपर आपको, तो हमने अलग से इसके लिए टीम बिठाई है अभी। तो आपका जब सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद 2 टेस्ट कंडक्ट करेंगे 50-50 मार्क की, और 2 टेस्ट कंडक्ट करेंगे 100-100 मार्क की, और वो पेपर चेक होके आपको मिलेंगे। तो जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप टेस्ट
के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप वो जो है आपको वो देना है। इसके लिए आपको कोई अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अगर आप हमारे रेगुलर बैच में ज्वाइन करते हैं तो। ओके, इसके अलावा सर क्या आप भी अलग से कोई टेस्ट लेंगे? हाँ, मैं आपके लिए चैप्टर वाइज या 2-3 चैप्टर को मर्ज करके जैसे हमारे चैप्टर्स होते जाएंगे वैसे हम टेस्ट कंडक्ट आपकी करते रहेंगे। ठीक है, ओके। बाकी रिवीजन एंड मैराथन सेशंस तो आपको पता ही है, आप ऑलरेडी सर्च करें यूट्यूब पे, मेरे मैराथन और रिवीजन सेशंस जो FMSM के बहुत सारे हैं और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, वो हम आपके लिए कंडक्ट करते रहते हैं। ठीक है, ओके। क्या डन है यहाँ तक बातें? मुझे बताइए। सर अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे का डाउट है कि सर अगर हम जो है लाइव क्लास मिस कर देते हैं, ठीक है ना, हम सर अगर लाइव क्लास मिस कर देते हैं तो जैसे आपने सर बताया कि लाइव में जो है लाइव बैच में आपको 1 लाइव एंड 2 रिकॉर्डेड व्यूज़ मिलते हैं। तो सर अगर हमने लाइव नहीं देखा तो फिर आपको सिर्फ 2 रिकॉर्डेड व्यूज़ मिलेंगे, है ना। और अगर आप पूरा ही रिकॉर्डेड बैच लेते हो तो टोटल 3 रिकॉर्डेड व्यूज़ मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो 3 व्यूज़ का मतलब ये नहीं कि 3 बार क्लिक कर सकते हैं, कितनी भी बार क्लिक करो आप उस वीडियो को 2 गुना, समझ में आ रहा है ना, वॉच टाइम है वो, ये 3 टाइम्स वॉच टाइम ऐसा बोल सकते हैं, 3x वॉच टाइम, ये वॉच टाइम की बात है, आपको वॉच टाइम मिल रहा है वो। ठीक है ना, तो अगर आप लाइव नहीं देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको रिकॉर्डेड में 2 व्यू मिलेंगे जो होता है। ठीक है, तो लाइव में ऐसा है, रिकॉर्डेड में ऐसा है। एक और चीज़, आपके घर पे अगर वाईफाई लगा हुआ है, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तो प्लीज़ लाइव के साथ जाइए, एक अलग मज़ा होता है लाइव बैच का। और लाइव में क्या है ना कि हमारा साथ साथ में हो जाता है, क्योंकि हम अलग से फिर कर नहीं पाएंगे, आप समझो इस बात को। जनरली बच्चे जो है ना इसमें अटक जाते हैं, इस चीज़ में, रिकॉर्डेड के चक्कर में जो है वो क्या कर जाते हैं कि खुद से कंप्लीट ही नहीं करते, बहुत बैकलॉग हो जाता है। तो अगर अच्छा वाईफाई कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है तो लाइव बेस्ट है। हाँ, अगर नेट का प्रॉब्लम वगैरह है, आपका जो है लाइव नहीं देख पा रहे तो ठीक है, फिर रिकॉर्डेड बैच आप ले सकते हैं। इसमें आपको जो है वीडियो को डाउनलोड करना पड़ता है पहले क्लास को हमारे एप्लीकेशन में, फिर वो प्ले होता है। लाइव में क्या है, स्ट्रीम होता है, जैसे यूट्यूब पे भी आप स्ट्रीम कर रहे हैं क्लास को, स्ट्रीम कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट क्लिक किया चालू हो गया, वैसा लाइव वाले में होता है अगर आप लाइव को चुनते हैं तो। ओके, बाकी हमारी क्लासेस जो है बेटा वो हमारी क्लासेस जो है वो एंड्रॉयड, आप 2 डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, एक होगा आपका एंड्रॉयड का मोबाइल फ़ोन या टैबलेट, और एक होगा विंडोज़ का लैपटॉप, डेस्कटॉप नहीं। दोनों में लॉगिन करके रख सकते हैं, पर एक समय पे एक जगह क्लास चला सकते हैं। ओके, और बाद में डिवाइस चेंज नहीं कर सकते, तो याद रखें। अगली बात, एप्पल के बेटा कोई भी डिवाइस में हमारी क्लासेस नहीं चलती। ठीक है ना, एप्पल के डिवाइसेस में हमारी क्लासेस जो है एप्पल के डिवाइसेस में डेस्कटॉप में नहीं चलती। अब रेडमी के डिवाइसेस में उतना इशू नहीं है, हो जाता है उसका। ठीक है, क्या डन है? डन है पक्का? मुझे बताइए। सर क्या हम जो ये जो 999 पे करने वाले हैं अर्ली बर्ड के लिए, सर क्या ये हमारा सेट ऑफ हो सकता है अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहें? तो आंसर है यस, हो सकता है, राइट। लेकिन ये जो प्राइस ऑफर जो है ये वाला, ये आपको मिलता है उसके लिए कॉम्बो में आपको मिलेगा बहुत, उसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट का फिर जो प्राइस रहेगा उसमें आपका ये अमाउंट माइनस हो जाएगा और बाकी जो प्राइस रहेगा वो आपको पे करना रहेगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? मुझे बताइए, क्या डन है? ठीक है ना, पक्का 100%? यस। हाँ, एक बच्चा बोलता सर एप्पल में क्यों नहीं, है ना। एक मैं कल ही इंद्रेश सर से मिला था और इंद्रेश सर जो है ना मुझे एक मैसेज दिखा रहे थे, उसमें एक बच्चे ने बोला सर मेरे पास जो है ना, सर मेरे पास आईफोन 15 है सर, मेरे मम्मी के पास, मेरे पापा के पास भी सर आईफोन है सर, मेरे पापा मैकबुक चलाते हैं सर, मेरे पास आईपैड है सर, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर? हैं सर, हम एंड्रॉयड में कैसे क्लास देखेंगे फिर, है ना, मैं क्या करूं? तो इंद्रेश सर ने उसको रिप्लाई दिया था कि ओके बेटा, डू वन थिंग, 7,000 रुपये का एंड्रॉयड का फ़ोन ले लो। अगर आप लाखों रुपए के आईफोन ले पा रहे हैं, लाखों रुपए के आप जो है आईपैड ले पा रहे हैं, तो भाई फिर 7,000 7-8 हज़ार का एंड्रॉयड का फ़ोन ले लो, उसमें क्लास देख लो फिर, है ना, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर इतनी अमीरी है समझो, ठीक है, तो प्लीज़ आप ये कर सकते हैं ना। अच्छा, लैपटॉप में क्लास चलेगी? बिल्कुल, लैपटॉप में आप विंडोज़ का लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब विंडोज़ का लैपटॉप मतलब लैपटॉप में विंडोज़ होना चाहिए, ठीक है ना। डन है पक्का? हाँ, क्या बात है, डन है।
हाँ तो बेटा वो अभी, ठीक है ना, चलिए तो आएंगे वापस। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ेंगे आगे हम, राइट। तो हमें जो है यहाँ पे हमारा ये जो टाइम है इसको मैनेज करना ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि आप जो है हम जो अभी क्लासेस कंडक्ट करेंगे उसे बहुत ध्यान से देखें, ठीक है ना। चलिए आइए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हम पढ़ना स्टार्ट करें क्या? सो ये सब बैच की बातें थी, आपको बतानी थी, हमने बता दी, और अब हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। सो शैल वी स्टार्ट गाइस? यस। ये जो हमारे नोट्स हैं, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे ही क्लास हमारा एंड होगा तो हम आपको जो है वो ड्राइव का लिंक जो है दे देंगे। आई गेस प्रणव सर ने आपको ऑलरेडी दे भी दिया है उनके सेशन में, आपका ड्राइव का लिंक दे देंगे। उस ड्राइव के लिंक में आपको जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। हाँ दोनों में, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप में, एक विंडोज़ लैपटॉप में और एक मोबाइल फ़ोन में, आप दोनों में लॉगिन करके रख सकते हैं, ठीक है। पर अभी जैसे समझो आप घर पे हैं तो आप लैपटॉप पे क्लास देख लो, आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में देखो, ठीक है। लेकिन बाद में वो मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप चेंज नहीं होता, डिवाइस चेंज नहीं कर सकते, तो पहले से ही आप ऐसे डिवाइस में लॉगिन करना जिसमें आप क्लास देखना चाहते हैं। ओके, क्लियर है बात? सर अर्ली बर्ड का लास्ट, वैसे ऐसे कोई लास्ट डेट हमने रखा नहीं है। आप जो है अभी हमारे ये सेशंस को देखें, आपको अच्छा लगता है तो आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने जो है ऑलरेडी एनरोल कर लिया है इसके अंदर, ठीक है ना। मुझे लगता है कि हम 10 अक्टूबर, 10 भी क्या 5 अक्टूबर के आसपास मुझे लगता है कि मैं ही बोल दूंगा बैकएंड टीम को कि हम एंड कर दें ऑफर को, ठीक है ना। क्योंकि मैं चाहता था कि आप एक बार हमारे डेमो सेशंस देखें, आपको मज़ा आता है तो फिर आप एनरोल करें, ठीक है ना। चलिए डन है, चलो पढ़े फिर अभी। लेट अस स्टार्ट गाइस, क्या हम चालू करें, है ना। हाँ सर, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम कभी होती है, कभी भी आपको एप्लीकेशन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, सर हम क्या कर सकते हैं, तो है ना, हम हमारे टेक इश्यूज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हमने इसके लिए एक तरीका निकाला है, और मैं चाहूँगा आप सब लोग वही तरीके को फॉलो करें। किसी को मैसेज कॉल कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है हमारे वेबसाइट पे जाना है ultimateca.com, ठीक है ना। आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है ultimateca.com, ठीक है। ये वेबसाइट पे आप आ गए, वेबसाइट पे ये ऊपर आपको 3 डंडी दिख रही, ये 3 डंडी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता कॉन्टैक्ट अस दिख रहा है, कॉन्टैक्ट अस क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा क्लिक टू फिल सपोर्ट फॉर्म, ये सपोर्ट फॉर्म पे जाना है, ये सपोर्ट फॉर्म को क्लिक करना है ना। इसमें आपका बेसिक चीज़ें डालनी है, आपका क्या इशू है वो लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे सेंड करो। जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करते हैं, हमारे बैकएंड टीम को आपके ये डिटेल मिल जाते हैं, और हमारी बैकएंड टीम विद इन 24 आवर्स वो इशू को रिजॉल्व कर देती है। क्लियर है बात? डन है। अच्छा एक बेसिक बेटा मैं बस ये चाहता हूँ आप लोगों से, वैसे तो आप सब लोग बड़े ही इंटेलिजेंट है इस मामले में, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ही खतरनाक ढोकले छोले भटूरे किस्म के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं ना, वो संडे को सुबह 6 बजे फॉर्म फिल करेंगे, और फिर बार बार सबको डालेंगे मैसेज, सर मैंने तो फॉर्म फिल किया, मुझे तो कॉल नहीं आया सर, ओ माय गॉड सर, सर आपने तो बोला था सर कॉल है। बेटा थोड़ा आप ये समझिए कि हमारे बैकएंड टीम में हमने मशीन्स नहीं रखे हैं, हमने ह्यूमन बींग्स हैं। तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ भी है अल्टीमेट सीए में, वो सब ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है ना। तो अगर समझो कभी दिवाली है या संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, उस दिन आप फॉर्म फिल करके बोलते सर अभी तो कॉल नहीं आया, सर अभी तो नहीं आया। एक इतना बेसिक बस मैं चाहता हूँ कि अब इस बात, जैसे समझो आप मंडे को सुबह फॉर्म फिल करते हो, मंडे को, तो मंडे को तब के तब कॉल आ जाएगा आपको, एज इन उसी दिन शाम तक आपको कॉल आ ही जाएगा। इतना बेसिक कॉमन सेंस मैं चाहता हूँ कि आप में इतना बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए। आप समझो आप रात को जो है, कोई बच्चा रात को 11 बजे फॉर्म फिल करता है, तो रात को 11 बजे थोड़ी टीम बेटा बैठी रहेगी। तो कॉमन सेंस की बात है ना, तो अगले दिन जो भी अगला वर्किंग डे होगा उसमें आपका ये इशू टेकअप किया जाएगा, आपको हेल्प कर दी जाएगी। इतना बेसिक बस मैं चाहता हूँ कि इतना आप समझे, ठीक है ना। हाँ सर, हमें कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, हमें विंडोज़ में जो है हमें कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें जैसे ही आप एनरोल करते हैं ना बेटा, विद इन 24 आवर्स आपके ईमेल पे सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि
कि कैसे क्लास आप देख पाएंगे, कैसे लॉगिन करना है, क्या डाउनलोड करना है, सब वहाँ पे दिख जाएगा। क्लियर है बात? कम ऑन, डन है? क्या मैं स्टार्ट करूँ फिर, मुझे बताइए। यस, ओके। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ किसकी, बताइए? हमारे, हाँ, जी। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ किसकी, बताइए? नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट, वी हैव टू टॉक अबाउट द अर्ली बर्ड बैच। शैल आई स्टार्ट गाइस? मुझे बताइए जल्दी, कम ऑन। हाँ, शैल आई स्टार्ट? मुझे बताइए, क्या आप सब लोग रेडी? चलिए, शैल आई स्टार्ट गाइस, कम ऑन। क्या हम स्टार्ट करें? ओके। तो अब यहाँ पे देखें, तो अभी हम अर्ली बर्ड बैच में क्या करेंगे, हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो अर्ली बर्ड बैच में मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूँ, एक बार मुझे वो बताने दीजिए, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़, तब तक आप जो है ना बेटा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल का ये हमारा QR कोड, इसको स्कैन करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे मेरे अपडेट्स आते हैं क्लासेस के, तो आप वो अपडेट्स जो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना? तो इससे ज़रूर ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल को, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? आइए वापस। हाँ, तो पॉइंट ये है कि सर हम अर्ली बर्ड में क्या करेंगे, ठीक है ना? ओके। तो अर्ली बर्ड बैच में सबसे पहले मैं आपको इसमें 3 चीज़ें कराऊंगा, ठीक है? सबसे पहले बेटा हम करेंगे FM के बेसिक्स। मैं आपको कराऊंगा FM के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। है सर, ये तो हमको आता है सर, हम तो इसके फॉर्मूला रट के आए हैं, है ना? मैथमेटिक्स में सर हमने तो ये किया हुआ है बेटा। जैसे जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट में जैसे ग्रामर होता है ना, ग्रामर, कि ग्रामर के बिना आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, आप बोल नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे, वैसे FM सब्जेक्ट का ग्रामर होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको फील आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे इंग्लिश में ग्रामर का इंपॉर्टेंस है, वैसे FM सब्जेक्ट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वैसा इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे आप ऐसा मत समझिए कि मैं आपको वो फाउंडेशन के क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रहे हैं हमको, या इसके ऊपर अलग से सवाल आएगा। बेटा ये बेस बनता है बहुत से चैप्टर्स का, समझ में आ रहा है? सो दिस इज द बेस ऑफ मेनी चैप्टर्स, बेस ऑफ मेनी चैप्टर्स ऑफ FM। और होता क्या है ना, फिर बाद में होता क्या है कि अगर मैं अभी आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा ना, बाद में बच्चों को समझ में नहीं आता, है ना? कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द शेयर विल बी 10 इंटू 1 + 0.05 सर तो ये कैसे हुआ सर ये फॉर्मूला कैसे लगाया? फिर ऐसी बातें होती, आपको समझा? तो बच्चों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जैक्टली है क्या, और उसके जो फॉर्मूलाज है वो लॉजिकली कैसे याद रख सकते हैं। रट्टे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या बोल रहा है, क्यों हमने उसको वहां पे वैसा यूज किया हुआ है, ये जब तक हमें समझेगा नहीं तब तक FM के आगे के चैप्टर समझ में नहीं आते हैं। हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज जो है FM में, मैं बताता हूँ कौन से चैप्टर्स में होगा। FM के चैप्टर 4 में होगा, FM के चैप्टर 5 में होगा, FM के चैप्टर 7 में, 8 में और 9 में।
टोटल 9 चैप्टर है, जिसमें से 5 चैप्टर्स में ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की आपको इसका यूज़ होने वाला है। आप समझ रहे क्या बात? आपको ऐसे सवाल नहीं आएंगे, हाँ कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, ढोकले छोले भटूरे, तो अभी बच्चा नहीं है, तेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने नहीं बोलने वाले, पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता कैसे, उसका फॉर्मूला क्या, उसका लॉजिक क्या, वो तेरे को मालूम होना चाहिए। क्योंकि वो बेस जब तक समझेगा नहीं तब तक इसके आगे के एडवांस फॉर्मूला तुमको समझेंगे नहीं। तो हमें ये भ्रम से निकलना पड़ेगा बाहर पहले। ये समझ में आ रही ना बातें? हमें जो ना इस इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा कि हमको आता है। अभी जब मैं आपको बताऊंगा ना तब आपको फील आएगा इस चीज़ों को कि हाँ सर, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में इस तरीके से तो पहले सोचा ही नहीं था। तो हम आपको वैसे पॉइंट ऑफ व्यूज आपको बताएंगे, किस नज़रिए से सोचना है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, वो आपको बताने वाले हैं। क्या बात क्लियर है? मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी। डन है? पक्का? मुझे बताए। तो ये करेंगे, और हम करने वाले बेटा एफएम का चैप्टर नंबर 6, दैट इज लेवरेज एनालिसिस। तो ये हम चीज़ें करने वाले हैं हमारे जो है हमारे इस अर्ली बर्ड के बैच में फॉर एफएम। ठीक है, क्या क्लियर है बात? तो ये हमारा रहने वाला है अर्ली बर्ड में। और फिर बाद में क्या होगा, बाद में जब हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट होगा तो इनिशियल कुछ सेशंस आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मैंने यहीं पे सब करवा दिया होगा आपको। आप जो है एफएम चैप्टर 6 स्किप कर सकते हैं हमारे रेगुलर बैच से, अगर आप यहाँ पे इसको कर लेते हैं तो। ये क्लियर है बात? बताओ, डन है? तो आपका टाइम जो अभी आप देने वाले इस बैच में वो एक्चुअल में यूज़ होगा आपके लिए। आपको ये वापस से ये टॉपिक्स पे फिर वापस से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, डन है? ओके। अभी जो मैं ये नोट्स यूज़ कर रहा हूँ ये वाले, मैं चाहूँगा कि आप इसका जो है ना बेटा प्रिंट निकाल लें। तो मैं आपका मैं ये अराउंड 42 पेजेस है। मैं चाहूँगा कि आप ये 30-40 पेज का प्रिंट निकाल लें, और मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वो प्रिंट निकाल के इसमें ही आपको लिखना है, समझे ना बात? इसमें ही आपको ये चीज़ें लिखनी है, इसके अंदर ही। क्लियर है? तो आपका जो प्रॉब्लम है, मतलब हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे फिर। क्लियर है बात? ओके, डन। चलिए अब आए आगे बढ़े। सो शरा स्टार्ट, मुझे बताइए आपको समझ में आ गया हमारे एफएम के अर्ली बर्ड में एग्जैक्टली क्या होने वाला है? कम ऑन, यस। क्या बात क्लियर है? मुझे बताइए। क्या डन है? करें, स्टार्ट करें? ओके चलिए। सो सबसे पहली बात आइए देखेंगे क्या है सबसे पहली बात। ओके, पहली बात यह है कि मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना होता है, राइट, इफ़ आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस, कोई भी बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, तो इसका पहला स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप होता है कि हमें कोई ना कुछ आइडिया चाहिए, है ना? आइडिया चाहिए कुछ, है ना? जिस आइडिया के बेसिस पे, है ना, कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है बिजनेस में। सबसे पहले तो वो सोचना पड़ेगा ना कि भैया करना क्या है। कोई प्रोडक्ट बनाना है, मतलब मैन्युफैक्चर करके बेचना है। अच्छा, क्या मैन्युफैक्चर करना है, कैसे करेंगे मैन्युफैक्चर, है ना? राइट। हमें जो है यार ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग मतलब कहीं से बनी बनाई चीज़ें खरीदो और फिर उसको उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको बेचो, या ऐसा करना है, राइट? तो हमें सबसे पहली चीज़ बिजनेस को चालू करने के लिए पहले चीज़ तो क्या चाहिए? आइडिया, है ना? जिसके बेसिस पे मतलब हम बिजनेस में करना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, क्या बेचना चाहते हैं, कैसे पैसा कमाना चाहते हैं। देन नेक्स्ट बात क्या आती है? देन नेक्स्ट बात आती है कि हम जो है ना बेटा, हम बनाते हैं लिस्ट। हम बनाते हैं लिस्ट किस चीज़ की? हम बनाते हैं बाद में लिस्ट ऑफ एसेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि मुझे जो है ना एमवी फूड्स लिमिटेड ये कंपनी बनानी है। एमवी फूड्स लिमिटेड, जिसमें हम क्या करेंगे? जिसमें हम फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो हम चिप्स बनाएंगे, बिस्किट बनाएंगे, है ना, केक बनाएंगे। हम यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक बनाएंगे। सॉफ्ट ड्रिंक क्या नाम है बताओ हमारे सॉफ्ट ड्रिंक का? एमवी ओला, है ना? हम सॉफ्ट ड्रिंक बनाएंगे, क्या पता है? एमवी ओला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताओ? हम जो है, हमने सोच लिया कि हमें फूड का बिजनेस स्टार्ट करना है, और हम इसमें जो है फूड आइटम्स बनाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज़ के लिए
बिजनेस को चालू करने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें बनानी पड़ेंगे लिस्ट किस चीज़ की, एसेट्स की। क्या अभी बिजनेस करना है तो हमें बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें कुछ एसेट्स लगेंगे ना। तो कौन से एसेट्स लगेंगे, तो पहले हम बात करेंगे बेटा फिक्स एसेट्स की। तो अगर फिक्स एसेट्स की बात करो तो हम बोलेंगे भैया कि जैसे, एक मिनट, तो हमें क्या लगेंगे बताओ, हमें कुछ फिक्स्ड एसेट्स लगेंगे है ना। क्या क्या लगेंगे फिक्स एसेट्स, सोचिए बताइए मुझे, हमें क्या क्या फिक्स्ड एसेट्स लग सकते हैं। यस, तो हमें जो है, यस हमें हमें जो है मशीनरी लगेगी, है ना, कैपिटल। हाँ मतलब वही, मतलब उसमें क्या एसेट्स क्या क्या लगेंगे, हमें मशीनरी लगेगी, राइट, हमें जो है, हमें फैक्ट्री लगेगी, राइट, फैक्ट्री, बिल्डिंग, राइट, ऑफिस बनाना पड़ेगा हमें, पूरा सेटअप करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताइए कि मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ऑफिस ये सब मैंने बना लिया, तो बस इसकी ज़रूरत है और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्या? सोच के देखो, कमा जल्दी, मुझे बताइए कि मुझे जो है मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ऑफिस ये सब मैंने बना लिया, सेटअप हो गया, अब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। और बोले सर लगेगा ना, हमें सर फिक्स एसेट के साथ साथ करंट एसेट्स भी तो लगेंगे। करंट एसेट्स का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि मुझे रॉ मटेरियल लगेगा, है ना, जिससे मैं फिनिश गुड बनाऊंगा बाद में। मुझे रॉ मटेरियल लगेगा ना, जिससे मैं क्या करूंगा, जिससे मैं फिनिश गुड बनाऊंगा। हाँ, क्या सारा काम मैं अकेला करूंगा बताइए, क्या सारा काम मैं अकेला करूंगा, आंसर है नहीं। हम लेबरर्स को हायर करेंगे, एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, ये सुनो। तो हम लेबरर्स को हायर करेंगे, एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, तो उनको वो फुकड़ में तो काम करेंगे नहीं, तो उनको वेजेस और सैलरी पे करने के लिए मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा बेटा, मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा पैसा, कैश, थोड़ा सा हाथ खर्ची, कि भैया मैं जिसमें क्या बताइए, जिसमें मैं वेजेस सैलरी पे कर सकूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कर सकूँ। आपको समझ में आ रही है बातें? यस, डेटर्स आएंगे, हाँ डेटर्स आएंगे, पर डेटर्स कब आएंगे, जब प्रोडक्ट मैं बना लिया फिर प्रोडक्ट को बेचूंगा उधारी में, तब डेटर्स आएंगे, है ना। हाँ, मुझे रेंट पे करने के लिए पैसा लगेगा, बिल्कुल सही, अगर मैंने कोई रेंट पे जगह ली तो, करेक्ट। मतलब पॉइंट क्या है, बिजनेस चालू करना था तो सबसे पहले आइडिया चाहिए, आइडिया मिल गई, आइडिया के हिसाब से अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भैया अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एसेट्स, है ना, बिजनेस को चालू करने के एसेट्स चाहिए, तो एसेट्स में मतलब फिक्स एसेट्स चाहिए, ये मुझे, और ये सारे करंट एसेट्स चाहिए, करेक्ट। सिर्फ फिक्स एसेट से काम चल जाएगा क्या, आंसर है नहीं, हमें करंट एसेट्स भी लगेंगे। तो बोलते हैं कि फिक्स एसेट से क्या है कि हमारा सेटअप हो जाता है, लेकिन बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे चलाने के लिए जो हमें पैसा लगता है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स में जो पैसा ज़्यादातर यूज़ होता है इसे वर्किंग कैपिटल का पैसा बोलते हैं। वो क्या है हम आगे देखेंगे डिटेल में, ठीक है। सिंपल भाषा में कि समझो बेटा आपने दुकान चालू की, समझो आपने कपड़े की दुकान चालू की, ठीक है, तो कपड़े की दुकान चालू की, आपने सिर्फ दुकान बना दी, तो क्या हो जाएगा काम, बोले नहीं, हमें कुछ पैसा, मतलब दुकान बन गई, पूरा पैसा लगा दिया, दुकान बन चुकी है, अब क्या, अब अंदर माल रखने के लिए, स्टॉक रखने के लिए तो पैसा लगेगा, तो स्टॉक लेके आना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ पे जो काम करेंगे वो फुकड़ में करेंगे, उनको वेजेस सैलरी वगैरह देने के लिए कुछ मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे चलाने के लिए जो पैसा मुझे लगता है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो हमें फिक्स एसेट्स के लिए तो पैसा लगेगा ही, हमें इसके लिए भी डे टू डे बेसिस पे बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा लगता है, जिसे वर्किंग कैपिटल का पैसा बोलते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो हूँ बेटा यहाँ पे, अब ये मैंने लिस्ट बना ली एसेट्स की, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे देखूंगा भाई कि अब इन दोनों चीज़ों के लिए फाइनली मुझे टोटल पैसा लग कितना रहा है, इसका एक एस्टिमेट बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो समझो मुझे लग रहा है 5 करोड़ रुपए, कितने लग रहे हैं, 5 करोड़ रुपए। तो मैंने क्या किया, पहली चीज़ हमें जो डिसाइड करनी है कि भैया आइडिया क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड बिजनेस करना है, फिर बिजनेस को सेटअप करने के लिए फिक्स एसेट्स में, करंट एसेट्स में कितना पैसा लगेगा, तो बिजनेस को चालू करने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा। एंड अब जब मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, कितना पैसा लगेगा,
कितना पैसा चाहिए बिजनेस को चालू करने के लिए, बोले 5 करोड़। ओके, जब ये डिसाइड मैं कर लेता हूँ, अब अगला सवाल उठता है, अब ये जो 5 करोड़ मुझे चाहिए, ये पैसा लेके कहाँ से आऊँ? समझा? ये 5 करोड़ रुपए मैं कहाँ से लेके आऊँ? ये समझ में आ रही बात है? तो मैंने क्या किया, एसेट्स जो मुझे चाहिए बिजनेस में, इसके लिए कितना पैसा लगेगा उसको मैंने एस्टिमेट किया, इतना पैसा लगेगा भाई, ये एस्टिमेट कर लिया। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि अब ये पैसा लेके कहाँ से आऊँ? अब हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरी खुद की कुछ जमा पूंजी होंगी, मेरी खुद की कुछ सेविंग्स होगी, तो मैं वो पैसा यूज़ करूँगा। समझा? अब मैं तो ओनर हूँ ना कंपनी का, तो अगर मैं कंपनी का ओनर हूँ, मैं जो पैसा लगाता हूँ बिजनेस में, उसे क्या बोलेंगे? इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए मैं पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, करेक्ट? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इक्विटी शेयर्स को इशू करके पैसा रेज कर सकता हूँ। एज इन, एक तो मैं खुद का पैसा इसमें लगा सकता हूँ, और मैं दूसरों से भी पैसा ले सकता हूँ और उनको उसके बदले मेरे कंपनी की हिस्सेदारी दे सकता हूँ। जैसे शार्क टैंक में होता है कि आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको मेरे कंपनी का 10% का हिस्सेदार बना दूंगा। आपको समझ में आ रही बात है? मैं इक्विटी शेयर इशू कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, मैं प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकता हूँ, है ना? तो इक्विटी शेयर कौन होते हैं बेटा? ये होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं, ये सगे भाई बहन है हमारे। कौन? इक्विटी शेयर वाले। और ये कौन है? प्रेफरेंस शेयर। ये हमारे कजिन्स होते हैं, कजिन्स मतलब है घर के ही लोग हैं पर सगे नहीं है ना, ऐसा। प्रेफरेंस शेयर, तो हम प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स भी क्या बताइए, प्रेफरेंस शेयर्स क्या बताइए, वो मतलब अगर हम बात करें मेन ओनर्स, कंपनी का मेन ओनर कौन है? वैसे तो मेन ओनर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है ना? और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी कुछ राइट्स वगैरह होते हैं, क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हम प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा ला सकते हैं बिजनेस में। अच्छा समझो बेटा, कोई जो है ना आप पे अभी एकदम विश्वास करने को रेडी नहीं है, बोलते यार मैं तो तेरे कंपनी का हिस्सेदारी लूंगा, पैसा डूब गया तो तू तो पैसा, इक्विटी शेयर का पैसा एकदम से वापस तो करना होता नहीं है, इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कंपनी के ऊपर पैसा वापस करने के लिए। तो फिर क्या कर सकते हो आप? तो बोले एक काम करो, फिर एक काम करते हैं, हम जो है ना हम डेट भी तो इशू कर सकते हैं। डेट इशू कर सकते हैं, मतलब हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, हम बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं कंपनी के, या हम बैंक से लोन ले सकते हैं पैसा। हम हमारे दोस्तों से, हमारे रिलेटिव से भी पैसा लोन पे ले सकते हैं। एक काम कर भाई, तू उधारी पे दे दे पैसा, मैं तेरे को जो है ना इन पैसों पे कुछ इंटरेस्ट भी दूंगा, और कुछ सालों बाद ये पैसा पूरा वापस भी करूंगा। आपको समझ में आ रही बात है? तो डेट जो है ना, ये मिलना कंपेरेटिवली आसान होता है। डेट मिलना कंपेरेटिवली आसान होता है कंपनी के लिए, है ना? क्योंकि इसमें जो पैसा प्रोवाइड करता है उसका ज़्यादा रिस्क नहीं होता, है ना? क्योंकि उसको तो पैसा मिलना ही है, ऐसा। समझे क्या? आप लोग समझे बात क्या हो रहा है? कौन जल्दी बताए। हाँ वही तो, वही वही मैं आ रहा हूँ उसी चीज़ पे। तो पॉइंट क्या है, पहली बात क्या थी? तो आइडिया, देन कौन से एसेट्स चाहिए, ये एसेट्स के लिए कितना पैसा, ये एसेट्स के लिए कितना पैसा लगे, तो बिजनेस को चालू करने के लिए कितना पैसा चाहिए। अगला सवाल उठता है कि ये पैसा कहाँ से लेके आऊँ? तो सर हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम इक्विटी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, डेट के अंदर भी अलग अलग प्रकार है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, हम बैंक से लोन ले सकते हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं उधारी लेने, पैसा उधारी पे लेने के लिए। अब इसमें ये सवाल उठता है कि देखो देखो, अगर मैं कंपनी चालू करूंगा ना, इक्विटी शेयर तो होंगे ही। अरे बेटा, इक्विटी शेयर कंपनी के मेन ओनर होते हैं, तो इससे तो इक्विटी शेयर का तो पैसा होता ही है कंपनी में। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कंपनी में इक्विटी शेयर ही नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर ही नहीं है, ऐसा कैसे होगा? अरे इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के मेन मालिक होते हैं, समझा? तो कभी ये नहीं सोचना है कि सर इक्विटी शेयर हम इशू करेंगे नहीं। अरे करेंगे ही नहीं मतलब क्या होता है भैया, वो तो ओनर है ना मेन, ये तो होंगे ही कंपनी में। हमें ये डिसाइड करना होता है कि इनमें से क्या प्रेफरेंस शेयर इशू करना है कि नहीं, क्या डिबेंचर बॉन्ड इशू करना है या नहीं, क्या बैंक से लोन लेना है या नहीं। समझो मैंने बोला ये तीनों चीजें करनी है। ओके,
तो अब ये 5 करोड़ में से क्या मुझे, अगर समझो अगर इक्विटी शेयर 1 करोड़ के हैं, तो अब क्या मुझे 3 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर और 1 करोड़ का डेट, या समझो ये 1 करोड़ का है तो ये 2 करोड़ का और ये 2 करोड़ का, या समझो ये 50 लाख का है, ये 3.5 लाख का है, ये 1 करोड़ का है, 3.5 करोड़ का, 1 करोड़ का है। मतलब कि मुझे इसके कंपोजिशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आपको समझा? पैसा कितना चाहिए और अब ये पैसा कहां से लेके आऊं। तो ये तो हो गए सोर्स, ये क्या हो गए, ये हो गए सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये हो गया सोर्स ऑफ फंड्स, कहां से पैसा लेके आऊं। पर अब इसमें से कौन से जगह से कितना लाना है ये भी तो सोचना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कि जैसे जैसे बेटा आप घर पे आपने कभी भेल बनाई है, भेल, उसमें हम मुरमुरे लेते हैं, उसमें चटनी डालते हैं, उसमें सेव डालते हैं, प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं। अब तुमने अगर ज़्यादा ही चटनी डाल दी तो चलेगा क्या? नहीं, समझ रहे बात, थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। तुमने बहुत ही कम मुरमुरे लिए और बाकी सब आइटम ज़्यादा डाल दिया, चलेगा क्या? नहीं। मतलब कि हमें जो ना उसको एक बहुत ही बढ़िया तरीके का एक मिश्रण बनाना पड़ता है। वो जो मिक्स बनेगा ना, सब चीज़ों का अच्छा मिक्स बनना चाहिए। उसमें कोई एक ऐसी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा की डाल दी, इससे पूरा टेस्ट खराब हो सकता है। वैसे ही जब मैं ये डिसाइड करूंगा कि भैया मुझे इसमें से कौन सी जगह से कितना पैसा लाना है, तो ये भी पूरा सोचना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। ऐसा अंधाधुंध नहीं कर सकता इस चीज को। कौन सी जगह से कितना पैसा लाना है, ये इस चीज को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब ये जो ना ये सब है कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर है। या तो मैं मेरे कैपिटल को इस प्रकार से स्ट्रक्चर कर सकता हूं, इस प्रकार से कर सकता हूं, इस प्रकार से कर सकता हूं। ऐसे अनगिनत हमारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ऐसे अनगिनत हमारे मिक्स कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन कैपिटल के। तो हमारे बिजनेस के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा? क्या ये करना मेरे लिए बेस्ट है, क्या ये करना मेरे लिए बेस्ट है, क्या ये करना मेरे लिए बेस्ट है? ये सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। जिसके बारे में बातें हम कहाँ करेंगे, हमारे एक चैप्टर ही है बेटा जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर की बात होती है, तो हम ये देखेंगे कि कैसे डिसाइड किया जाता है कि इसमें से कहाँ से कितना पैसा लाना है, वो भी एनालाइज करना पड़ता है, ऐसा अंधाधुंध नहीं चल सकते। ठीक है, तो पहले मैंने डिसाइड किया कितना पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से लेके आऊँ, कौन से सोर्स से कितना लाना है, हो गया डिसाइड। समझो पैसा आ गया है ना, समझो मैंने डिसाइड किया, ये चीज़ डिसाइड की, चलो मैंने ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया। ओके, मैंने बोला कि चलो इक्विटी से 1 करोड़, प्रेफरेंस से 3 करोड़, डेट से 1 करोड़। ओके डन। अब अच्छा सर ऐसा कर सकते हैं क्या? चलो एक और चीज़ ऐसा कर सकते हैं सर, मैंने पूरा 5 करोड़ इक्विटी से ही लाया, मैंने ये इशू ही नहीं किया, कर सकते हैं। सर ऐसा कर सकते हैं कि 2 करोड़ इक्विटी शेयर या 3 करोड़ इक्विटी शेयर, 2 करोड़ प्रेफरेंस शेयर और डेट मैंने इशू ही नहीं किया, कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ऐसा कर सकते हैं क्या, 2 करोड़ प्रेफरेंस शेयर, 3 करोड़ डेट और इक्विटी 0? बताइए क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? सोच के देखो आप, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बताइए क्या लगता है आपको, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? बेटा ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता कभी। क्यों? अरे भैया आप कॉमन सेंस लगाओ ना बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है कि ओनर ही नहीं है कंपनी में? अरे ओनर तो चाहिए ना कंपनी का, अरे ओनर का तो कुछ पैसा चाहिए ना। ये जीरो, कभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल जीरो नहीं हो सकता, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी ही चाहिए, समझे ना बात? तो ये नहीं हो सकता कभी, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इक्विटी में कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा ही। हाँ, इसमें अब हमें मतलब इक्विटी में भी पॉइंट क्या है, ये नहीं रहा तो चलता, ये नहीं रहा तो चलता, पर ये तो होना ही चाहिए, ये तो मेन ओनर है ना बेटा कंपनी के, इसलिए। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट। तो मालिक तो चाहिए ना भैया, जिसने कंपनी चालू की है, जो यहाँ कंपनी का जो मालिक है अभी, उसका कुछ तो चाहिए है ना। तो इक्विटी शेयर का भी जीरो नहीं होते हैं, ठीक है। ओके
तो मैंने इसमें से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए सबसे बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, जो कैपिटल का कॉम्बिनेशन है मेरे लिए बेस्ट, वो ये बन रहा है। वो कैसे बेस्ट होता है वो मैं बाद में देखेंगे, अभी भी वो जान दो, सिर्फ आप समझो पॉइंट। मुझे लग रहा था कि मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है, ओके। तो मैंने इस हिसाब से पैसा बिजनेस में ला लिया। अब क्या करूँगा, अब इन पैसों को मैंने जो पहले लिस्ट बनाई थी ना एसेट्स की, जो पहले लिस्ट बनाई थी ना एसेट्स की, उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, मैं इन पैसों को फाइनली अब क्या करूँगा, यूटिलाइज करूँगा। मैं इन पैसों को फाइनली बेटा इन्वेस्ट करूँगा इन एसेट्स। मतलब मैंने पहले क्या हुआ ना, मैंने ये जो लिस्ट बनाई थी ना एसेट्स की, अब ये एसेट्स के लिए इतना पैसा चाहिए था, ये पैसा यहाँ से ला लिया। अब ये पैसा जब आ गया तो क्या करूँ इसका, इन पैसों को अब मैं एसेट्स में यूटिलाइज करूँ, मैं खरीदूंगा फाइनली मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये सब खरीदूंगा, है ना, रॉ मटेरियल वगैरह सब खरीद के लाऊंगा बिजनेस में, करेक्ट, और चालू करूंगा फिर काम। अच्छा, मैंने काम चालू किया, पैसा आ गया था, पैसों को ये सारे एसेट्स में डाला, इससे मैंने गुड्स वगैरह बनाए, मैंने एमवी ओला, एमवी चिप्स, एमवी बिस्किट बनाए, इसको बेचा, मैंने गुड सर्विसेज बनाए, ठीक है ना, गुड सर्विसेज बना के मैंने गुड सर्विसेज बनाए, इनको बेचा, इनको बेच के मैंने मस्त प्रॉफिट कमाया। अब जो मैंने प्रॉफिट कमाया फाइनली, इसमें से सारा मैंने टैक्स वैक्स वगैरह सब कुछ माइनस कर लिया। अब जो मेरे पास पैसा बचेगा, अब मुझे ये डिसाइड करना पड़ता है क्या, कि इसमें से कितना पैसा मुझे शेयर होल्डर को बांट देना है एज डिविडेंड, और कितना पैसा मुझे रिटेन कर लेना है मेरे बिजनेस में। सर, पैसों को रिटेन करना कोई कंपल्शन है क्या? समझो समझो एंड में मेरा 1 करोड़ का पैसा प्रॉफिट मेरा बना, सब टैक्स वैक्स सब माइनस करने के बाद 1 करोड़ बचे कंपनी में कमाई, मतलब प्रॉफिट, ठीक है ना। तो अब ये जो 1 करोड़ है, इसमें से अब मुझे कितना डिविडेंड बांटना चाहिए हमारे शेयर होल्डर्स को? कौन से शेयर होल्डर को? इक्विटी शेयर होल्डर को। सर क्यों? बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहते हैं ना, इनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है, यही फर्क होता है ना, इक्विटी और प्रेफरेंस में फर्क होता है। आई होप आपको इतना पता है। यस, इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा कि नहीं कोई कंपल्शन नहीं है, इक्विटी वालों को कोई फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलता है अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलता है, जो उनका फिक्स रेट है उसके हिसाब से। तो इसमें कोई सोचना नहीं पड़ता, प्रॉफिट हुआ है अगर तो इनको डिविडेंड देना पड़ता, पर इनके लिए सोचना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि इनको डिविडेंड दे या नहीं दे। सर क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि ये पूरा 1 करोड़ रिटेन कर ले और इनको डिविडेंड दे ही नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। सर क्या ऐसा कर सकते हैं पूरा 1 करोड़ डिविडेंड बांट दिया, कुछ रिटेन नहीं किया? ऐसा भी कर सकते हैं। सर पैसा रिटेन क्यों करती है कंपनी? जैसे ये 1 करोड़ में से कुछ पैसा रिटेन क्यों करेगी? क्योंकि बेटा कंपनी को आगे भी तो और पैसा लगेगा ना, और आगे के प्रोजेक्ट्स करने के लिए, आगे के और गुड्स बनाने के लिए, है ना, और कुछ समझो हमें दूसरे सिटीज़ में जाके कुछ काम चालू करना है तो उसके लिए पैसा तो लगेगा। तो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए हम कुछ पैसा इसमें से रिटेन भी कर सकते हैं। तो अब इसमें से कितना पैसा बांटू शेयर होल्डर को एज डिविडेंड, यानी कितना रिटेन करूँ, इसकी बातें होती है डिविडेंड डिसीजन। बेटा मैंने जो है ना आपको अभी बातों ही बातों में क्या किया है, मैंने आपको बातों ही बातों में पूरा एफएम के सारे चैप्टर्स के बारे में बता दिया है। मैंने बातों ही बातों में आपको एफएम के पूरे चैप्टर्स के बारे में बता दिया है। देखिए आइए जल्दी से, बस 5 मिनट रुकेंगे अभी, देखिए फटाफट। बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ व्हाट, बोलते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट लिखेंगे मेरे साथ, या बाद में कल प्रिंट आउट निकाल लेना फिर लिखना, ठीक है? सुन लीजिए, प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट क्या बताइए? एफिशिएंट क्या? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है ना? हाँ प्लीज़ ध्यान दीजिए, बोलते हैं एफिशिएंट, प्लीज़ ध्यान दीजिए, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स, कि पैसा पहले लेके आओ बिजनेस में पर एफिशिएंट वे में, जिससे कम से कम खर्चे में पैसा मिले। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लोन, जैसे समझो बेटा आपको अगर घर के लिए लोन लेना है, घर खरीदने के लिए,
आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलता है मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 8%, और HDFC बैंक बोलता है हम इंटरेस्ट लेंगे 10%। आप क्या करोगे? अगर आपको घर लेना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलता है 8% पे लोन देंगे और HDFC बोलता है 10% पे लोन देंगे, आप क्या करोगे? बोलेंगे सर हमको तो कम इंटरेस्ट देंगे तो हमारा अच्छा ना, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनेंगे। बस ये बात है एफिशिएंसी की। हम चाहेंगे कि हमें जो बिजनेस में पैसा चाहिए ना वो कम से कम खर्चे में आ जाए हमारे पास। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम करते ही ये है इस सब्जेक्ट में कि एफिशिएंट मतलब कम से कम कॉस्ट में पैसों को लेके आओ, अक्वायर लेके आओ पैसों को बिजनेस में, और फिर अब इन इन पैसों को सही प्रकार से क्या करो, यूटिलाइज करो, सही प्रकार से एलोकेट करो पैसों को, सही एसेट्स में पैसा लगाओ। ऐसा होता ना बेटा बहुत बार कि हमने कोई ऐसी, समझो आपको एक कार खरीदनी थी, अब आपने एक ऐसी कार खरीद ली जिसका माइलेज भी बहुत कम है, बार बार पेट्रोल भराना पड़ रहा है, आपको ऐसा लगता है मेरा तो पैसा वेस्ट होगा यार, मैंने पैसों को बराबर से यूटिलाइज नहीं किया यहाँ पे। वैसे ही बिजनेस में भी होता है, हमें बिजनेस में अलग अलग प्रकार के एसेट्स लेने होते हैं। हमने गलत एसेट्स में पैसा लगा दिया ना तो ये हमारे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट इसी चीज़ के बारे में बताता है कि कैसे हम एफिशिएंट वे में, मतलब कम से कम कॉस्ट में पैसों को लेके आएंगे बिजनेस में, और कैसे पैसों को बेस्ट वे में यूज करेंगे एसेट्स खरीदते वक्त। तो बोलते हैं ये सब चीज़ें हमें क्यों करनी है, दो ऑब्जेक्टिव के लिए। बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेटा दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है बेटा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, बेसिक बात है, हम चाहेंगे कि भैया क्या बताइए कि हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स ज़्यादा हो। एंड दूसरा जो कि ज़्यादा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है एफएम का, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। क्या आप ऐसे न्यूज़ आप देखते हैं क्या कि जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, ये सब क्या बताइए बोलते हैं इनकी नेटवर्थ जो है, नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नेटवर्थ है इनकी, है ना। कैसे कैसे इतने अमीर हैं मुकेश अंबानी वगैरह, क्यों इतने अमीर हैं? क्योंकि ये जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, उनके पास रिलायंस कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं। अदानी जो है ना उसके पास अदानी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं। जैसे ही मार्केट में उनके इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ती है, जैसे स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स लिस्टेड है ना उसकी वैल्यू जैसी बढ़ती है ना, जो शेयर होल्डर्स है ना उनकी संपत्ति बढ़ती है। मतलब उससे समझो मेरे पास जैसे 100 शेयर है रिलायंस के, ठीक है, मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर है, ठीक है, तो आज अगर वो 3,000 रुपये का शेयर है तो 3 लाख रुपए के शेयर हो गए मेरे पास, है ना। मेरे पास 100 शेयर है, 3,000 रुपये का एक शेयर है, तो क्या हो गया, 3 लाख रुपए के शेयर हो गए। कल जाके, मतलब कल जाके एकदम एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन समझो कुछ सालों बाद वो शेयर जो है 10,000 रुपये का हो गया, तो फिर तो 10,000 इंटू 100, मेरी मेरी वेल्थ, मेरी संपत्ति कितनी हो जाएंगी, 10 लाख रुपए की। तो मेन जो चीज़ हम देना चाहते हैं, मेन जो चीज़ हम करना चाहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो ये है कि हम हमारे कंपनी के जो शेयर होल्डर, कौन से, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनके वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं, उनके संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। इसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी की मार्केट में वैल्यू बढ़े, इससे हमारे कंपनी के जो मालिक होंगे ना, असली मालिक, उनको उससे एक्चुअली फ़ायदा होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा एफएम का ये होता है। हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। और अभी जो बेटा मैंने आपको बोला ना, बातों ही बातों में मैंने आपको एक्चुअली ये बात बोल दी कि एफएम सब्जेक्ट फोकसेस ऑन 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजन। हमने क्या बात स्टार्ट की थी मुझे बताओ? हमने लिस्ट बनाया एसेट्स की, फिर क्या बोला मैंने कि पैसा कहाँ से, कितना पैसा चाहिए, कहाँ से लेके आओ, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द कंपनी। बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन बताता है हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड एंड फ्रॉम वेयर टू ब्रिंग दीज फंड्स। फिर जब पैसा बिजनेस में आ गया, अब इन पैसों को कौन से एसेट में लगाओ, किस में नहीं, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अच्छा, एसेट्स खरीदने के बाद फिर गुड सर्विस बनाऊंगा, बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, अब इन पैसों में से कितना डिविडेंड बांटू और कितना रिटेन करूं, दिस इज डिविडेंड डिसीजन।
ये 3 डिसीजंस के ऊपर पूरा एफएम का सब्जेक्ट बना हुआ है और यही 3 डिसीजन से रिलेटेड हमारे एफएम के सारे चैप्टर्स हैं। जैसे हमें फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड चैप्टर्स है, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि भैया इक्विटी से पैसा मैं लेके आया तो उस पैसों को यूज करने का खर्चा कितना होगा। मैं बैंक से लोन लेके आया तो बैंक से जो पैसा मैं लोन पे लाया उसको पैसों को यूज करने का खर्चा कितना हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कोई पैसा फुकड़ में नहीं देता आपको कंपनी में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर मुझे कौन सी जगह से कितना पैसा लाना है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए मेरा, है ना, कैपिटल, टोटल कैपिटल में कौन सी जगह से कौन से सोर्स से कितना पैसा लाना है, कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर बात आती है लेवरेज एनालिसिस। अगर बेटा मैंने अगर बहुत ज़्यादा डेट ले लिया तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं, इससे मेरा रिस्क बहुत बढ़ जाता है कंपनी में, क्योंकि मेरे ऊपर बोझ बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है रीपेमेंट का। तो ज़्यादा लोन ले लूँगा तो लेवरेज मेरा बढ़ जाता है, इसमें लेवरेज ले रहा हूँ मैं। तो कितना लोन लेना चाहिए, कितना लोन लेना हमारे लिए सही रहेगा, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे लेवरेज एनालिसिस में। ये रिलेट करता है फाइनेंसिंग डिसीजन से, ये चैप्टर्स। फिर बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन से एसेट में पैसा लगाओ कौन से नहीं। मुझे एमबी ओला के लिए मशीनरी खरीदनी थी, मेरे सामने 5 अलग अलग मॉडल्स थे मेरे सामने जो है, ठीक है ना, ठीक है ना, मेरे सामने बेटा 5 ऑप्शंस थे अलग अलग प्रकार के मशीनरीज के लिए, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सी मशीनरी मुझे खरीदनी चाहिए कौन सी नहीं, पांचों नहीं ले सकता, तो पांचों में से मेले कौन सी बेस्ट रहेगी, कैसे चुनूं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमें रॉ मटेरियल लगेगा, हमें स्टॉक लगेगा, हमें लेबरर्स को सैलरी वगैरह देने के लिए कुछ हाथ में पैसा लगेगा। तो डे टू डे बेसिस में बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा लगेगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 9। बोलते हैं हम जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से कितना पैसा हम इक्विटी वालों को बांटे और कितना हम रिटेन करें कंपनी में, डिविडेंड डिसीजन। चैप्टर नंबर 8 का नाम ही है बेटा डिविडेंड डिसीजन। क्या समझ में आ रही बात है। और अब बचते हैं 2 चैप्टर। चैप्टर 1 है आपका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम, की एफएम सब्जेक्ट है क्या, उसके बेसिक्स की बातें होती है चैप्टर 1 में। और चैप्टर 3 होता है रेशियो एनालिसिस। बोलते हैं सब चीज़ें करने के बाद, डिविडेंड डिसीजन वगैरह सब करने का, जब हमारा जो बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट बनता है, अब उसको एनालाइज करने के लिए हम अलग अलग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। अब स्टॉक मार्केट में भी देखते होंगे कि अलग अलग रेशियोज के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में। तो रेशियो एनालिसिस हमें, रेशियोज बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कंपनी के बारे में। तो हम अलग अलग प्रकार के रेशियोज निकालेंगे, है ना, करंट रेशियो, क्विक एसेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ये सब आपने सुना होगा पहले, तो वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले फिर से चैप्टर 3 में, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेकिन उसमें जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एफएम का सब्जेक्ट इस तरीके से पूरा बना हुआ है। हमारा एफएम का सब्जेक्ट ये 3 मेन डिसीजंस पे आधारित है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, FID। पैसा कहाँ से लाऊं, पैसा कितना चाहिए और कहाँ से लाऊं, फाइनेंशियल डिसीजन। पैसों को आप कहाँ पे यूटिलाइज करूँ, कौन से एसेट में लगाओ किस में नहीं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो पैसा फाइनली कमाया अब उसमें से कितना डिविडेंड बांटूं, कितना रिटेन करूँ, डिविडेंड डिसीजन। तो इसकी बातें अब हम डिटेल में हमारे अगले सेशन में करेंगे। एक आपको मुझे बेसिक आपका जो है मुझे आज आपका क्लियर करना था, इसके आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। अपने फ्रेंड्स को हमारे क्लासेस के बारे में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ बच्चों के ना थोड़े से बेसिक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम कल के सेशन में हम जो है ना, अब पढ़ाई की बातें कल के सेशन में ज़्यादा होने वाली है, ठीक है ना। तो लेट्स एंड अ सेशन ओवर हियर। और अभी आपका ऑडिट का सेशन होगा दीपिका मैम का, ज़रूर जाके देखें। तो थैंक यू सो मच एंड ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे पढ़ के कैसा लगता है, ठीक है। सो थैंक यू अगेन गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। मिलते हैं कल हमारे 2:30 PM हमारे इस ही यूट्यूब चैनल पे, इसके आगे की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू अगेन गाइस, बाय बाय, मिलते हैं
एंड अर्ली बर्ड बैच में एनरोल कर लेना ultimatesa.com पे जाके. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच गाइस.